हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने प्रोटॉन टेक्निकल क्लासेज में आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि दोस्तों पिछले वीडियो में देखा गया था, आवेश के बारे में कुछ बात की थी हमने। एक बार थोड़ा और भी बेसिक से आवेश के बारे में पढ़ते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं और सबसे पहले किसने गणना किया, किसने प्रयोग किए कि आवेश किस प्रकार उत्पन्न हुआ, आवेश किस प्रकार ट्रांसफर हुआ। दोस्तों देखते हैं, थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे हम आज विद्युत आवेश। दोस्तों देखो, सर्वप्रथम कुछ वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए गए कुछ पदार्थों के द्वारा और देखा गया कि किन्हीं दो पदार्थों, अलग अलग प्रकृति के पदार्थ है, उन दोनों पदार्थों में आपस में घर्षण की क्रिया या रगड़ने पर उन दोनों वस्तुओं में क्या हो रहा था कि कुछ आवेश उत्पन्न हो रहा था। तो ये प्रयोग देखते हैं, प्रयोग के द्वारा समझाएंगे आपको बिल्कुल बेसिकली से। तो देखो, सर्वप्रथम हम देखते हैं कि कोई भी पदार्थ हो, कोई भी वस्तु है आपकी, मान लो कोई भी वस्तु है आपकी, इसमें सामान्य अवस्था में ये वस्तु क्या रहती है? उदासीन। क्या रहती है? क्या रहती है दोस्तों सामान्य अवस्था में वस्तु? उदासीन। अभी उदासीन क्यों रहती है? क्योंकि इस वस्तु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। अर्थात इसमें जितने क्या आपके इलेक्ट्रॉन उतने क्या आपके प्रोटॉन। अब आपको ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
दूसरा है कि आपका एक प्रोटॉन पे, इस पे एक प्रोटॉन पे कितना यूज होता है, 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। ये किसका है, प्लस का, ये किसका है, माइनस का है। जब एक ही वस्तु में दो प्रकार के आवेश, एक धनात्मक है, एक क्या है, ऋणात्मक है, दोनों का मान क्या है, बराबर है, तो वस्तु हमेशा ही क्या होगी, सामान्य अवस्था में उदासीन, क्या होगी, उदासीन होगी। अब आगे देखते हैं प्रयोग। पहला प्रयोग देखते हैं कि थेल्स नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम क्या लिया, एक छड़ लिया। क्या लिया, ये छड़ किसकी है, ये आपकी है कांच की छड़। किसकी छड़ है दोस्तों, कांच की छड़ है, और एक अन्य और छड़ ली। कौन सी ली, एक तो कांच की छड़, एक दूसरी छड़ ली बेसिक से चलेंगे। एक तो आपकी कांच की छड़ है, और दूसरी छड़ है मेरे पास रेशम की छड़। किसकी है दोस्तों, ये मेरे पास एक है रेशम की छड़। क्योंकि देखा गया है, एक तो इसलिए कंपटीशन एग्जामों में आगे से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए। पहली है कांच की छड़, दूसरी आपकी रेशम की छड़। पहली है कांच की छड़, दूसरी है रेशम की छड़। अब क्या किया वैज्ञानिकों ने पहले प्रयोग में कि कांच की छड़ को क्या किया, रेशम की छड़ से आपस में क्या करवाया, घर्षण, अर्थात दोनों को आपस में क्या हुआ, रगड़ा। क्या हुआ, रगड़ा। और थोड़ी बात देखा गया कि ये रेशम की छड़ है। अब आपको पता है कि रेशम की छड़ के पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। इसके पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। लेकिन ये सामान्य अवस्था में भी क्या है, उदासीन है, और ये भी क्या है, उदासीन है। क्यों है, क्योंकि दोनों में संख्या क्या है, बराबर है। लेकिन जैसा ही हमने इन दोनों में आपस में घर्षण करवाया, इनमें इन दोनों अलग अलग प्रकृति की छड़ों में घर्षण करवाया, तो देखा गया कि थोड़ी देर बाद क्या हुआ, देखा गया कि थोड़ी देर बाद इस कांच की छड़, मैंने यहां पे रख दिया, किसकी छड़ को, कांच की छड़, इसको रख दिया मैंने, कांच की छड़ को आपस में रगड़कर थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, मैंने अलग स्थान पे रख दिया। फिर मैंने क्या किया, एक दूसरे कांच की छड़ ली। क्या किया मैंने, एक दूसरे कांच की छड़ ली, उसको वापस क्या किया मैंने, रेशम की छड़ से रगड़ा। और फिर मैंने क्या किया कि कांच की छड़ के पास ही क्या हुआ,
वापस एक और क्या ले ली मैंने, कांच की छड़ रख दी। क्या रख दी मैंने, कांच की छड़। मतलब पहली पदार्थ और ये क्या, इन दोनों की प्रकृति क्या है, एक ही है। ये भी कांच की छड़ है, ये भी क्या आपकी कांच की छड़। आपने क्या किया, रेशम की छड़ से कांच की छड़ को रगड़ा और मैंने देखा गया कि दोनों को एक धागे के द्वारा बांधकर लटका दिया गया। और अब इन दोनों के मध्य मैंने देखा तो इन दोनों छड़ों में क्या हो रहा है, आपस में एक बल अनुभव हो रहा है। क्या हो रहा है, क्या लग रहा है, जैसे मैंने इन दोनों छड़ों को यूं आपस में ले गया तो इन दोनों में क्या हो रहा है, बल कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, बल कार्य कर रहा है। अर्थात ये दोनों आपस में क्या हो रही है, प्रतिकर्षित। क्या हो रही है, अर्थात ये आपस में दूर जाने की कोशिश कर रही है। अर्थात ये दोनों छड़ें क्या हो गई, चार्ज। क्या हो गई, या बोल सकते हैं कि इन दोनों छड़ों में क्या आ गया, आवेश। या दोनों छड़ें क्या हो गई, आवेशित। क्या हो गई दोस्तों, ये दोनों छड़ें क्या हो गई, आवेशित हो गई। और इस प्रयोग के द्वारा हमने जैसा ही देखा कि ये दोनों छड़ों में आवेश पैदा हो गया, लेकिन इनके मध्य बल कौन सा कार्य कर रहा है, यहाँ पे कौन सा बल कार्य कर रहा है आपका, प्रतिकर्षण। कौन सा बल कार्य कर रहा है, प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। फिर मैंने क्या किया कि एक यही मेरी कांच की छड़ है, कौन सी मेरी, एक यही मेरी कांच की छड़ है, और दूसरी मेरी कौन सी है, रेशम की छड़ है। आपस में घर्षण करवाने के बाद एक मेरे पास कांच की छड़ है, इसके पास मैंने कौन सी रख दी, यहाँ पे छड़ एक मैंने रख दी रेशम की छड़। कौन सी रख दी मैंने, रेशम की छड़। अब इन दोनों पदार्थों को आपस में पास में लाया गया तो देखा गया कि इन दोनों के मध्य कौन सा बल कार्य कर रहा है, आपका आकर्षण का बल। कौन सा कर रहा है, इन दोनों के मध्य कौन सा बल कार्य कर रहा है, आपका आकर्षण बल। कौन सा कर रहा है, आकर्षण बल। अर्थात ये वस्तु भी आवेशित है और ये वस्तु भी आवेशित है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए कि ये वस्तु भी क्या है, आवेशित, ये भी क्या है, आवेशित। लेकिन इन दोनों छड़ों में समान प्रकृति का आवेश पैदा हो रहा है। कौन सा, समान प्रकृति का आवेश पैदा हो रहा है। अब वो धनात्मक हो रहा है या ऋणात्मक हो रहा है, इस चीज को समझेंगे। अब यहाँ पे जैसे देखते हैं कांच की छड़ है, कौन सी आपकी, रेशम की छड़। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों में क्या है, असमान प्रकृति का आवेश पैदा हो रहा है। क्या हो रहा है, असमान प्रकृति का आवेश पैदा हो रहा है। तो यहाँ पे जब आवेश समान होगा, क्या होगा, यहाँ पे जब आवेश समान पैदा होगा अर्थात एक ही जाति होगा, तो इन दोनों के मध्य कौन सा बल कार्य करेगा, आपका प्रतिकर्षण। और जहां पे आवेश का प्रकृति क्या है, असमान है या अलग अलग है, वहां पे कौन सा बल कार्य करेगा, आपका आकर्षण बल कार्य करेगा। अब ये देखते हैं कि इस कांच की छड़ में कौन सा आवेश पैदा हुआ और रेशम की छड़ में कौन सा आवेश पैदा हुआ। हम देखते हैं, देखो देखो कांच की छड़ आपके पास, रेशम की छड़। आपने दोनों में क्या करवाया, आपने आपस में घर्षण करवाया। अभी जस्ट ही पढ़ाया है कि इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो बहुत संख्या में पाए जाते हैं। इस वस्तु में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। मतलब इसमें भी क्या है, ये शुरुआत में कौन क्या है, उदासीन है। ये भी सामान्य अवस्था में क्या है, उदासीन, क्योंकि
इसके पास दोनों की संख्या बराबर, इसके पास दोनों की संख्या बराबर। लेकिन ये वस्तु आवेशित कब होगी? या तो यहाँ पे किसी भी आवेश का मान ज्यादा होगा या कम होगा। बेसिक से समझ लो, मेरे पास एक गोला है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 2 है, और प्रोटॉन की संख्या मेरे पास क्या है? 2 है। अर्थात इसका आवेश क्या हो जाएगा? 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 गुलाम, यहाँ पे 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 गुलाम। ये नेगेटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव में। तो ये गोला शुरुआत में क्या हुआ? उदासीन हुआ। क्या हुआ? उदासीन हुआ। लेकिन यदि इसी गोले में, इसी पदार्थ में यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या है? एक ही है, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन क्या है? 2 है। क्या है? प्रोटॉन 2 है। अर्थात इलेक्ट्रॉन कितना आवेश होता है? 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 गुना आवेश, ये माइनस का है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 गुना 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 गुना। अब यहाँ पे पॉजिटिव में कितने हैं? 2 है, नेगेटिव में कितना आपका? 1 ही है। तो ये क्या होगा? इसको क्या कर देगा? इससे निरावेशित। और ये वस्तु पे कौन सा आवेश आ गया? कौन सा आवेश आ गया वस्तु पे आपके? प्रोटॉन। कौन सा आ गया? प्रोटॉन। अर्थात इसकी स्थिति क्या है? धनात्मक। क्या है? धनात्मक है। अर्थात ये वस्तु क्या हो गई आपकी? धनात्मक। क्या हो गई? बता सकते हैं कि इस वस्तु में क्या है आपका? धनात्मक आवेश। क्या है? धनात्मक आवेश है। इसी प्रकार यदि आपके सामने एक गोला और ले रहा हूं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या आपके? 2 है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ प्रोटॉन क्या है? 1 ही आवेश है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 गुना 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19। इसमें आ जाएगा ये माइनस, फिर यहाँ पे किसमें आएगा? 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 गुलाम आवेश। अभी क्या करेगा? इसको इससे क्या कर देता? निरावेशित। तो इसमें बचा क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है? ऋण आवेशी। क्या होता है? ऋण आवेशी। तो यहाँ पे क्या है? धन आवेशी। तो ये वस्तु क्या हो गई आपकी? ऋण आवेशी। क्या हो गई? क्या हो गई दोस्तों वस्तु? ये आपकी ऋण आवेश होगी, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज है। क्या हो गया? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे कौन सा आपका? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अर्थात अब बात करें कि कांच की छड़ किस प्रकार का आवेश पैदा करती है और रेशम की छड़ किस प्रकार का आवेश पैदा करती है, क्योंकि पदार्थों की प्रकृति पे डिपेंड करता है कि कौन सी पदार्थ धनात्मक आवेश पैदा करेगी, कौन सी ऋणात्मक आवेश लेगी। तो जैसे ही हमने कांच की छड़ को रेशम की छड़ से रगड़ा, तो देखा गया कि कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हुए? क्या हुए? कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हुए? कांच की छड़ से कहां चले गए? रेशम की छड़। ध्यान से समझना दोस्तों कि जैसे ही हमने कांच की छड़ को रेशम की छड़ से रगड़ा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हुए आपके? कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हुए आपके? कांच की छड़ से रेशम की छड़ पर चले गए। क्या हुआ? कांच की छड़ से रेशम की छड़ पर चले गए। अब आपको ये पता है कि यहाँ पे पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 क्या है? प्रोटॉन है। तो ये वस्तु क्या थी? उदासीन थी। लेकिन मैंने बोला कि कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए, तो मान रहा हूं कि मैं यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? इस रेशम छड़ में इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? अधिकता। क्या होगी दोस्तों? अधिकता। जबकि यहां से यदि इसी कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी आपके सामने? कमी। क्या होगी? कमी होगी। अर्थात मैं यहां से 1 इलेक्ट्रॉन को हटा सकता हूं कांच की छड़ से। अब यहाँ पे क्या बचा आपके सामने? एक तो इलेक्ट्रॉन, 2 क्या आपके? प्रोटॉन। ये क्या कर देगा? इसके आवेश को इसके आवेश से निरावेशित कर देगा। तो बचा क्या यहाँ पे? प्रोटॉन। अर्थात कांच की छड़ में कौन सा आवेश पैदा होगा? धनात्मक आवेश। कौन सा होगा? धनात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश किसे कहते हैं, या धन आवेश क्या होता है? तो धनात्मक आवेश हमेशा सामान्य अवस्था में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस करता है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो 1 ही, लेकिन प्रोटॉन क्या है? 2 है।
तो धनात्मक वस्तु हमेशा क्या करती है, इलेक्ट्रॉन की कमी प्रदान करती है, कमी प्रदर्शित करती है। दूसरा देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया है तो यहाँ से क्या एक इलेक्ट्रॉन निकला है, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को इस प्रोटॉन का क्या कर देगा, आवेश निरावेशित, इस इलेक्ट्रॉन का ये प्रोटॉन कर देगा निरावेशित। तो बचा क्या आपके सामने, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का ऋणावेश होता है, ऋण आवेश। किस प्रकार का होता है, ऋण आवेश। तो इन प्रयोगों के द्वारा समझा गया, एक वैज्ञानिक था अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसने बताया कि आवेश प्रकृति में दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला आवेश तो कौन सा बताया उसने, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा कौन सा बताया आपने, अर्थात धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अब धनात्मक आवेश किस किस वस्तुओं में पैदा हो सकता है, या कौन कौन से पदार्थ धनात्मक आवेश का गुण रख सकते हैं, बात पूछा क्वेश्चन है। तो देखो पहला तो कौन सा है आपकी, कांच की छड़। कौन सा है उसको देखना इधर, धन आवेश की प्रकृति वाले पदार्थ देखो, पहला तो कौन सा आपकी, कांच की। दूसरा कौन सा आपका, ऊन का। और तीसरा क्या आपकी, बिल्ली की खाल। यदि आपके सामने तीन पदार्थ है तो इन तीनों पदार्थों को यदि आप रेशम की छड़ से रगड़ रहे हो तो ये तीनों पदार्थ हमेशा ही क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस करेंगे। और जहां इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होती है वहां पे क्या होती है, धनावेश की उत्पत्ति होती है। तो सवाल क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धनावेशित पदार्थ है, तो कांच की छड़, ऊन का कपड़ा और बिल्ली की खाल। अब देखते हैं ऋणावेशित वाली। तो देखो दोस्तों, ऋण आवेशित वाली वस्तु पहली तो कौन सी होगी आपकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेशम की छड़। दूसरी कौन सी होगी आपकी, आभूनास की छड़। और तीसरी कौन सी होगी आपकी, प्लास्टिक की छड़। अभी आपने ये भी देखा होगा कि एक जब प्लास्टिक का पेन होता है और उस पेन को जब हम रोम से बालों से घर्षण करवाते हैं तो थोड़ी देर बाद में देखते हैं कि वो मिट्टी के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो प्लास्टिक क्या हो गई, आवेशित। क्या हो गई, आवेशित। दोस्तों आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव चार्ज। किसने बताया सर्वप्रथम, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ऋणात्मक आवेश कौन कौन सी वस्तुएं हैं, रेशम की छड़, आभूस की छड़ और आपका प्लास्टिक की छड़। इसी प्रकार धनात्मक में कौन सी है, कांच की छड़, ऊनी कपड़ा और बिल्ली की खाल। तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे इन चीजों को। आपने पढ़ा है, आवेश पढ़ा होगा, आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक ऋणात्मक। अब ये एक चीज ये भी समझो आप कि सर जैसे ही आप इन दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ रहे हो, जैसे ही इन दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ रहे हो तो इलेक्ट्रॉन ही स्थानांतरित क्यों हो रहा है। दूसरी चीज, इस कांच की छड़ से जितना इलेक्ट्रॉन यहां गया है उतने की वहां पे क्या हो गई, कमी हो गई। हम यहाँ पे आवेश उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। आवेश संरक्षण का नियम भी ये कहता है कि आप कभी भी आवेश को उत्पन्न और नष्ट नहीं कर सकते, जबकि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, जो किरचॉफ का पहला नियम भी इसकी पालना करता है। पर जितना आवेश कांच की छड़ से गया है उतना आवेश वहां पे क्या हो गया, एकत्रित हो गया। तो ये तो क्या हो गया आपकी धनावेशित, ये क्या हो गया आपकी ऋणावेशित। मतलब यहाँ पे आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जा सकते हैं, लेकिन कभी भी उत्पन्न और नष्ट नहीं हो सकते। अब देखो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है जब भी आप आपस में घर्षण करवा रहे हो क्रिया को। इसलिए थोड़ा समझते हैं होगी, कुछ चीजें नहीं समझोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा आगे आपके।
फिर इनके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन था देखो दोस्तों कि ये इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर क्यों हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ही एक स्थान से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्यों जा रहा है, प्रोटॉन क्यों नहीं जा रहा, तो उसकी थोड़ा सा हिंट देखते हैं एक बार। इलेक्ट्रॉन कितना आवेश होता है, -1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। ये धनात्मक में, ये क्या है, ऋणात्मक में। कई बार पूछा हुआ है इलेक्ट्रॉन का गुण ऋणावेशी, प्रोटॉन का गुण धनावेशी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पर मास या द्रव्यमान या भार कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का भार होता है 9.109 गुना 10 की घात -31 केजी, या बता सकते हो 9.109 गुना 10 की घात -28। किसका भार लिखा मैंने, इलेक्ट्रॉन का। अब यदि बात करूं मैं प्रोटॉन के भार की, इसका होता है 8.672 गुना 10 की घात -27 केजी, या बता सकता हूं 8.672 गुना 10 की घात -24। इसका भार लिखा मैंने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम, प्रोटॉन पर आवेश +1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर कितना भार होता है, 9.109 गुना 10 की घात -31 केजी, 9.109 गुना 10 की घात -28 ग्राम। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, चेंज कर दिया इसको केजी को ग्राम में। यहाँ पे होता है 1.672 गुना 10 की घात -27 केजी, या लिख सकते हो आप 24 ग्राम। अब मेरे पास एक डिब्बे में, या यही देख लो, एक मेरे पास इस गोले में कौन कौन रखा हुआ आपका, इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी। बात करता हूं दोनों का आवेश तो क्या है, बराबर है। आवेश क्या दोनों का बराबर है, लेकिन मैं बात करूं यदि भार की, तो इसका भार तो क्या है 9.1 गुना 10 की घात -28 केजी, और एक आपके रखा हुआ है 1.672 गुना 10 की घात सॉरी, यहाँ पे 31 आ जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा 28। तो एक ही यदि मान लो मेरे पास इस गोले में इलेक्ट्रॉन का भार भी और प्रोटॉन का भार भी। अब यदि मैं एक यहाँ पे दाब लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, दाब, या मान लो मैं एक प्रेशर दे रहा हूं हवा है। एक मान लो एक गोला है, तो इस गोले में मेरे पास दो गेंद रखी हुई है, दो बॉल, एक तो इलेक्ट्रॉन की बॉल, एक आपकी प्रोटॉन की। और दाब क्या दे रहा हूं, हवा क्या दे रहा हूं, प्रेशर दे रहा हूं इसको, इस गोले को। तो इसका भार क्या है, कम है, इसका भार क्या है, अधिक है। किसकी अपेक्षा, प्रोटॉन की अपेक्षा। जब एक का भार तो कम है, एक का भार क्या है, ज्यादा है। दोस्तों यदि आप प्रेशर लगा रहे हो, हवा, दाब, तो सबसे पहले इन दोनों बॉलों में से कौन सी बॉल बाहर जाएगी, कौन सी जाएगी, जिसका भार क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, भार क्या होगा, कम होगा। और यदि हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण धारा बह रही है, हमारा सर्किट कंप्लीट हो रहा है, तो इतने फोर्स की जरूरत क्या है कि हम प्रोटॉन को भी बाहर भेजें। तो यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन का भार क्या होता है, सबसे कम होता है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि परमाणु में सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो आंसर क्या आएगा आपका, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये हल्का कण है जो थोड़े बहुत फोर्स से ही क्या होता है, ये स्थानांतरित हो जाता है। सही बताया अभी। यही कारण है कि आपका इलेक्ट्रॉन ही
कांच की छड़ से रेशम की छड़ पे जा रहा है, ना कि प्रोटॉन जाएगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्थानांतरित होता है और कंडक्टर या बोल सकते हैं चालकों में विद्युत धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार कारक भी कौन है? आपका इलेक्ट्रॉन ही है। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये चीजें सब आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगी, सब चीजें नोट्स वगैरह एक बार समझ लो, रीड करना जरूरी है फिर आपको, बस बेसिक से लेकर चलेंगे हर चीज। आशा करता हूँ चीज समझ में आ रही होगी आपको। चीजें डायरेक्टली आप याद कर सकते हो लेकिन रट सकते हो उस चीज को याद कभी भी नहीं होगी आपको। जब ये चीज पढ़ोगे आप तो ऑटोमेटिक आप आंसर करोगे। तो आवेश के प्रकार, ये टॉपिक पहले पढ़ा सकता था मैं डायरेक्टली, आवेश के प्रकार, लेकिन समझ में नहीं आता। अब आप खुद बता सकते हो कि आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। अभी जस्ट ही बताया है बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने क्या बताया है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं आपके? 2 प्रकार के। पहला आवेश कौन सा? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा कौन सा आपका? मतलब आपका धनात्मक आवेश, और दूसरा कौन सा आपका? पहला कौन सा? धनात्मक आवेश, और दूसरा कौन सा? ऋणात्मक आवेश। अब धनात्मक आवेश की परिभाषा कैसे बताओगे आप? तो धनात्मक आवेश हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता प्रदान करता है। तो अभी जस्ट ही बढ़ाया मैंने कि धनात्मक आवेश में हमेशा ही क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी। क्या होगी दोस्तों? धनात्मक आवेश हमेशा ही इलेक्ट्रॉन की कमी प्रदर्शित करेगा, और ये क्या होगा? ऋणात्मक आवेश हमेशा ही क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की अधिकता। जैसा कि आपने डायोड में भी कभी पढ़ा होगा, बना रहा हूं थोड़ा सिंबल समझने के लिए। आपका डायोड है कौन सा? इसका एनोड, ये किसका क्या है? कैथोड, अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव। कैथोड का कार्य क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना। जब एक बार मुझे यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? कमी या अधिकता। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो हमेशा यहाँ पे कौन सा चार्ज मिलता है आपको लोड पे? पॉजिटिव। कौन सा मिलता है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि सिरा अपने आप क्या हो जाएगा? धनात्मक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? कमी। क्या हो रही है? कमी हो रही है। और ये आयनीकरण का सिद्धांत कहता है कि जिस बिंदु पे इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होती है वहां पे क्या होती है? धनात्मक आवेश की उत्पत्ति होती है। लेकिन आप रटो मत, इस चीज को देख समझ सकते हो, अभी समझा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कमी महसूस। क्या करेंगे? जब इलेक्ट्रॉन कमी महसूस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगी? धनात्मक आवेश की उत्पत्ति होगी। समझे दोस्तों? पॉजिटिव चार्ज क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस करेगा, वे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की अधिकता प्रदर्शित करेगा। अब देखते हैं हम कि यदि मेरे पास ये कौन सा आवेश मेरे पास, ये भी मेरे पास कौन सा आवेश आपके सामने? अर्थात मेरे सामने ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ये भी मेरा कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज। यदि इन दोनों धनात्मक आवेशों के मध्य या समान, देखो आवेश क्या है? समान। समान प्रकृति के आवेशों के मध्य कौन सा बल कार्य करता है? या जाति, मतलब एक ही जाति के समान आवेश है
उनके मध्य कार्य करने वाला बल बताइए। तो कौन सा बल होगा आपका? कौन सा बल होगा दोस्तों? प्रतिकर्षण बल होगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, इसको हम चुंबक में पढ़ेंगे। दूसरा है आपका, एक तो आवेश क्या है, तो एक आपका आवेश कौन सा है? एक तो आपका आवेश धनात्मक है, एक आपका आवेश क्या है? ऋणात्मक। मतलब यहाँ पे आवेश की प्रकृति क्या होगी? असमान होगी। असमान प्रकृति या द्विजातीय, मतलब जाति क्या हो गई? अलग अलग। असमान प्रकृति के आवेशों के मध्य कौन सा बल कार्य करता है? क्वेश्चन आएगा। आकर्षण, प्रतिकर्षण। तो यहाँ पे कौन सा बल आएगा इन दोनों के मध्य? तो इन चीजों को सब पढ़ेंगे। आकर्षण बल कार्य कर रहा है, कितना बल कार्य करेगा, कितनी दूरी होगी तो कितना बल कार्य करेगा, ये आवेशों पे भी डिपेंड करेगा, उनकी मध्य की दूरी पे भी। तो कूलॉम के नियम में हम बेसिक से पढ़ेंगे। ये चीजें आपको पहले आनी चाहिए कि आवेश होता क्या है। आवेश नहीं जानती किस चीज को, अब तो आवेश चित्र समझ लो। समान प्रकृति के आवेश के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और असमान प्रकृति के आवेश के मध्य क्या होगा आपका? आकर्षण का बल कार्य करेगा। ये हो गया दोस्तों आवेश के बारे में छोटा सा टॉपिक था। अब इसके बाद पढ़ेंगे, सबको याद रहेगा आवेश कितने प्रकार के होते हैं। कभी क्वेश्चन पूछे आवेश के बारे में, अभी जेमिनल के एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आवेश रक्षण का नियम क्या है? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बट आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसे कौन सा नियम बोलते हैं? आवेश रक्षण का नियम। और किरचॉफ का प्रथम नियम कौन सा है? केसीएल आवेश रक्षण के नियम की पालना करता है। तो बेसिक से पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम में। अब बात कर रहा हूं मैं किसी भी निकाय में, किसी भी निकाय या पदार्थ में कुल आवेश की मात्रा या कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्योंकि इसका क्वेश्चन पूछा हुआ जेवीएल भर्ती 2018 में कि मेरे पास कुल आवेश मतलब टोटल आवेश उस निकाय में उपस्थित कुल आवेशों के, तो आवेश दो ही होते हैं आपके, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो देखो एक तो कौन सा आवेश है आपके, एक कौन सा हो गया आपके सामने, ये हो गया आपके सामने, ये ऋणावेशी हो गया, ये क्या हो गया आपका धनावेशी। तो प्रोटॉन है, ये क्या आपका इलेक्ट्रॉन है। तो आप कुल आवेश किसे निकालोगे आप? Np प्लस ये किसका आपका, यहाँ पे क्या देखो ये किसका है? ऋणात्मक है, मतलब ये तो क्या है इलेक्ट्रॉन है, ये आपका क्या है प्रोटॉन है। तो किसी भी निकाय में कुल आवेश उसमें उपस्थित आवेशों के योग या बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों को आपस में जोड़ दिया। तो देखो यहाँ पे Qt बराबर, यहाँ पे n क्या जाएगा, देखो इधर Np, यहाँ पे क्या जाएगा माइनस Ne, टोटल आवेश यहाँ पे n क्या जाएगा, कॉमन आ जाता है, क्या हो जाएगा P माइनस E। क्वेश्चन के साथ पूछा गया है कि एक निकाय में आवेश के निम्न मान है Q1। क्वेश्चन देखो, एक निकाय में कुछ आवेश के निम्न मान दिए हुए हैं। पहला है 2 कूलम आवेश, दूसरा आपका 3 कूलम आवेश, चौथा है आपका 4 कूलम आवेश, पांचवा है तो आवेश की मात्रा बताइए, आवेश का मान बताइए।
ये जीवनल 2018 के क्वेश्चन से पूछा गया क्वेश्चन। आप जब भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आप जब किसी क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे, आपका हमेशा क्वेश्चन क्या आएगा, गलत जाएगा। क्वेश्चन क्या है, एक निकाय में 2 कूलम आवेश, 3 कूलम आवेश, माइनस का 4 कूलम आवेश, माइनस का 1 कूलम आवेश और प्लस का 3 कूलम आवेश। आपको पता है कि पॉजिटिव वाला कौन सा हो गया आपका, धनात्मक, और नेगेटिव वाला कौन सा हो गया आपका, ऋणात्मक। तो यहाँ पे देखो दे रखा है कि जितने भी आपके सामने धनात्मक है उसको क्या लिख लो, आप एक तरफ लिख लो। देखो कितना है, 2 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस 3 कूलम माइनस। अब माइनस वाले क्या है आपके, इलेक्ट्रॉन, कितने आपके सामने, कितना है उनका, 4 कूलम माइनस का 1। ये हो गया आपके 3 और 2 5, 5 और 3, यदि आपके सामने 8 कूलम आवेश धनात्मक है और 5 कूलम क्या आपके सामने ऋणात्मक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका इधर, 3 कूलम आवेश। क्या जाएगा दोस्तों आंसर, 3 कूलम आवेश उस निकाय में उपस्थित है। क्योंकि एक ही निकाय में, एक ही पदार्थ में इतने आवेश की मात्रा है, तो मान क्या सबका अलग अलग है। यहाँ पे देखो यदि इसका मान ज्यादा होता आपका ऋणावेश का, तो आंसर क्या आता, ऋणावेश में। तो किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उसमें उपस्थित आवेशों के योगफल के बराबर होते हैं। क्वेश्चन को रटना नहीं, समझना है किसी क्वेश्चन को। अब आगे बढ़ते हैं। आवेश की गतिशीलता और स्थिरता, मतलब एक तो आवेश आपका स्थिर रहेगा, जितने प्रयोग किए गए हैं वो आवेश क्या है, स्थिर आवेश है, मतलब उनको हम गतिशील नहीं बना सकते। एक तो आपका आवेश स्थिर होता है, एक आपका आवेश गतिशील होता है। तो आवेश की स्थिरता और गतिशीलता के आधार पर विद्युत 2 प्रकार की होती है। किसके आधार पे, आवेश की गतिशीलता और स्थिरता के आधार पर क्या होती है विद्युत, 2 प्रकार की। तो पहली कौन सी विद्युत है आपकी, कौन सी दोस्तों, स्थिर विद्युत, और दूसरी कौन सी आपकी गतिशील। पहली कौन सी है, स्थिर विद्युत, दूसरी कौन सी है, गतिशील। अर्थात स्थिर विद्युत किसे बोलते हैं, स्थिर विद्युत में क्या किया जाता है, ओनली स्थिर आवेशों का अध्ययन। क्या किया जाता है, स्थिर विद्युत किसे बोलोगे, इस प्रकार की विद्युत जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलेंगे हम, स्थिर विद्युत। दूसरी कौन सी आपकी, गतिशील विद्युत, अर्थात जिसमें गतिमान आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलेंगे हम, गतिशील विद्युत। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि स्थिर आवेश, मतलब आवेश क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे, और गतिशील में क्या होंगे, आवेश आपके चलमान होंगे। तो स्थिर विद्युत किस प्रकार का क्षेत्र पैदा करती है, कि जहां पे आवेश है वहां पे किस प्रकार का क्षेत्र पैदा होता है, और जहां पे आपके आवेश चल रहे हैं, गतिमान है, वहां पे किस प्रकार की विद्युत या किस प्रकार का आवेश विद्युत पैदा होती है। तो देखो पहला, हमेशा आपका जो आवेश क्या रहेगा, आवेश क्या रहेगा आपका, वहां पे ओनली किस प्रकार का फील्ड पैदा होगा आपका, विद्युत क्षेत्र। कौन सा होगा आपका, जहां पे आवेश क्या आपके स्थिर है, गतिमान नहीं है, वहां पे क्या होगा आपका विद्युत क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा होगा। लेकिन आवेश क्या है, आवेश गतिमान है। तो देखो आवेश शब्द आ रहा है, आवेश गतिमान है, तो आवेश तो ऑलरेडी पहले से ही है, लेकिन वो क्या हो गए, गतिमान। तो जब आवेश है तब कौन सा क्षेत्र पैदा हो रहा है आपका, विद्युत। अब क्या हो रहा है, आवेश चल रहे हैं,
तो क्या हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र प्लस में चुंबकीय क्षेत्र। ये कब पैदा होगा? जब आपका आवेश गतिमान है तो गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पैदा करता है, जबकि स्थिर आवेश क्या होता है आपका ओनली फॉर विद्युत क्षेत्र ही पैदा करता है। क्या करता है? विद्युत क्षेत्र ही पैदा करता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है कि गतिमान आवेश किस प्रकार का क्षेत्र पैदा करता है, तो कौन सा करता है आपका चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, जबकि स्थिर आवेश कौन सा करेगा ओनली आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो थोड़ा और समझते हैं, जैसे आपके एक चलेंगे ज्यादातर मशीनों में, पता तो लगे आपको भी शुरू में कैसी क्या चीजें पढ़नी पड़ती है। मेरे पास वेग क्या है? जीरो। वेग क्या है? जीरो। किसका? जब मेरे पास वेग का मान जीरो है मतलब आवेश स्थिर है, तो वहां पे कौन सा फील्ड पैदा होगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड, आधार। विद्युत क्षेत्र। दूसरा पॉइंट ले रहा हूं मैं। अब मेरे पास यहाँ पे आवेश क्या है, अर्थात आवेश क्या कर रहे हैं? वेग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वेग हो रहा है। आवेश क्या है यहाँ पे? वेगशील है, मतलब चल रहा है। यदि आवेश, तो यहाँ पे आवेश क्या हो गया? गतिमान। और यहाँ पे आवेश क्या आपका? जैसे आपका यहाँ पे आवेश गतिमान, मतलब कौन सा फील्ड पैदा होगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड। और प्लस में कौन सा आपका? मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा होगा? जब आवेश गतिमान है तो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? गतिमान आवेश होना चाहिए। समझ में आ रहा है दोस्तों? चीजें बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन, स्थिर आवेश और आपका गतिशील आवेश। इसके बाद एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, निम्न में से चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान होता है। निम्न में से चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान होता है या है, तो पहला ऑप्शन आपके सामने क्या है? दूसरा आपके सामने ऑप्शन में क्या दे रहा हूं? तीसरा ऑप्शन में क्या दे रहा हूं आपके सामने? एल्यूमिनियम। और चौथा ऑप्शन क्या है? अभी स्ट्रक्चर में पूछा हुआ था ये 2018 वैकेंसी में कि निम्न में से चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान है या होता है, तो अधिकांश क्या दे पढ़ते हैं स्टूडेंट? कॉपर की वाइंडिंग करते हैं ज्यादातर, तो कॉपर में क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है अधिकांश। तो देखो दे रखा है कॉपर, चांदी, एल्यूमिनियम। एक दे रखा है चलयमान आवेश। क्या दे रखा है? चलयमान आवेश, मतलब यहाँ पे आवेश क्या हो रहे हैं? चल रहे हैं। तो वहां पे कौन सा क्षेत्र पैदा होगा आपके सामने? चुंबकीय क्षेत्र। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। ताकि राकेश सर ने पढ़ाया, आपके क्वेश्चन दिए हैं 15-20 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछते रहते हैं। इसी प्रकार आवेश के एक बार कंप्लीट पढ़ने के बाद क्वेश्चन करेंगे 50 से 60। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के बारे में मैंने बात की है। इलेक्ट्रिकल फील्ड कौन पैदा कर सकता है? कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो ओनली वो इलेक्ट्रिकल फील्ड ही पैदा करता है? और ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो ओनली मैग्नेटिक फील्ड ही पैदा करता है?
सबको पता होगा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में से किसमें पैदा होता है, कैपेसिटर। किसमें पैदा होता है, कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड को स्टोर करता है। जबकि यहाँ पे यदि बात करें ओनली मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार का कंपोनेंट अपने आप में संग्रहण करता है, तो किस प्रकार का आएगा आपका, इंडक्टर मतलब प्रेरक। जो आगे पढ़ेंगे पूरी चीजें, लेकिन देख लेते हैं एक बार। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा कंपोनेंट करता है अपने आप में स्टोर, इंडक्टर। विद्युत क्षेत्र कौन करता है आपका, कैपेसिटर। ठीक है दोस्तों, ये आपका कुछ टॉपिक था आवेश के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आवेश की विधियां, इस प्रकार आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम परमिटिविलिटी, विद्युतशीलता, और फिर पढ़ेंगे हम कूलॉम का नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कूलॉम का नियम। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि हर स्टूडेंट को इन जितने भी लेसन पढ़ा रहे हैं फायदा हो सके आने वाली एग्जामों में। तो किसी चीज को आप जितना गहराई से पढ़ोगे उतना ही आप आउटपुट ज्यादा मिलेगा। अभी राकेश जी सर कल या परसों में नेक्स्ट वीडियो में ऐसी थ्योरी स्टार्ट करने वाले, बेसिक से पढ़ेंगे इस चीज को, तो जल्द ही लाइव क्लास देंगे। थैंक यू दोस्तों।